हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर बेस्ड है एक प्यारे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। इस डबल फर्टिलाइजेशन में आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट जो मोस्टली होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, लेकिन सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नहीं। 60% ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसीड करते हैं फर्टिलाइजेशन को लेके। तो 60% देखकर हमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, लेकिन आप मेमोराइज हो जाओ कि ये किसके अंदर होता है। दे कैन कैरीड आउट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वो भी कितना परसेंट? 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो अपना फर्टिलाइजेशन बाई कैसे करता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सर 40% कैसे करता है? तो 40% डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करता, ये याद रख लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इससे पहले भी कुछ पढ़ा होगा जिसमें सबसे पहला क्या था? दिस वन इज अ एंथर। ठीक है, एंथर में पॉलन ग्रेन होता है और ये पॉलन ग्रेन जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का वीडियो लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली वो वीडियो लेक्चर को आप देख लो, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल मेडिकल में बनते हैं। ठीक है, आते हैं गाइज, ये बाय अ पॉलिनेशन ये पहुँचेगा कहाँ पहुँचेगा? तो कहीं और नहीं बल्कि स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज़ अ फीमेल पार्ट, और जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर पहुँचेगा यहाँ पे एक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ तक आ चुका है। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर से रिव्यू की, वो है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर आप कहो, बात बराबर है। सबसे पहले मैंने बताया था उसमें दो लेयर होता है, एक बाहर का लेयर जिसे आप कहोगे एक्साइन, और अंदर का लेयर जो होता है उसे आप कहते हो इंटाइन। मैंने बना दिया एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होगा, मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए ताकि आप आराम से देख पाओ। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर? माइक्रोस्पोर के अंदर या पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक जो कहलाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा कौन सा सेल होता है? जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। अब ध्यान देना, इस दोनों में होगा ये कि दे कैन डेवलप्ड पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री आएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। कौन पहुँच जाएगा? पॉलन ट्यूब। ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको मैंने ऊपर समझाना है। किसके ऊपर? पॉलन ग्रेन के ऊपर। पॉलन ग्रेन में दो सेल है, एक जेनरेटिव सेल है और दूसरा कौन सा? वेजिटेटिव सेल है। और वेजिटेटिव के लिए आप कौन सा लेटर लिखोगे? वी। तो आगे आगे कौन रहेगा? आगे आगे, सबसे आगे आगे रहेगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में एक और इम्पॉर्टेंट बातें होंगी यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस? जेनरेटिव का, वो वेजिटेटिव के पीछे आएगा। कैसे आगे जाएगा? कौन आगे? वी शेप्ड का सेल जाएगा, तो वेजिटेटिव सेल आगे आगे रहेगा। इसको ट्यूब सेल भी कुछ लोग कहते हैं। किसको? वेजिटेटिव सेल को। ठीक है, क्योंकि इसका कैपेबिलिटी होती है कि ये ट्यूब का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। कौन? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पीछे, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसके पीछे एक और न्यूक्लियस होगा, लेकिन किसका न्यूक्लियस होगा गाइस? वो होगा जेनरेटिव सेल का। अब आप आ जाओ, जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितना है? हैप्लॉइड है। दैट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अब क्या होने को है? अब एक प्रोसेस होने को है जिसे आप कहते हो माइटोसिस। मतलब माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियस का यहाँ डिवीजन होगा, और ये माइटोसिस सेल डिवीजन करके ये एक न्यूक्लियस दो और नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब अभी के टाइम में अगर आप बात करो तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस डेवलप्ड कर चुका है बाय अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये यहाँ नहीं हुआ, ये यहाँ पॉलिनेशन के बाद हुआ है। After the pollination, the generative nuclei, that is called male nuclei, can give a mitosis cell division, give the formation of two male nuclei. ये दो मेल न्यूक्लियाई हो गया, मतलब टोटल न्यूक्लियस अब कितना हो गया? 3 हो गया। एक आगे जो चल रहा है दैट इज अ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और पीछे जो दो न्यूक्लियस चल रहा है वो जेनरेटिव का न्यूक्लियस। ठीक है, अब
दैट द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को मैंने आपसे पहले भी डील किया है कि ये जो मैं स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ दिस इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स, आप इसे इंटीग्यूमेंट्स कहोगे। और ये गाइस जो इसके अंदर है दैट इज अ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये 3 सेल होते हैं जिसे आप किस नाम से बुलाते हो, शायद याद होगा या भूल गए। कौन सा सेल है ये? दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ये 3 एंटीपोडल सेल है और इस एंटीपोडल सेल के बाद नीचे भी 3 सेल होगा। लेकिन इस सारे सेल में चाहे मैं एंटीपोडल सेल कहूँ, सिनर्जिड्स कहूँ या पोलर न्यूक्लियाई कहूँ, यही सेल होगा। इन सब के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। मतलब इट ऑल्सो कंटेन क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, सब के अंदर क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है। इस दोनों के अलावा इसके सेंटर में एक और न्यूक्लियस होगा, एक नहीं बल्कि 2 होगा, लेकिन उसे बाय नेम हम लोग बुलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई? पोलर न्यूक्लियाई। हम भी थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे जब हम स्टूडेंट थे, क्योंकि सर पोल तो ऊपर होता है नीचे होता है, तो दोनों पोल के बीच में ये तो है, ये तो इक्वेटर होना चाहिए। साइंटिस्ट ने नाम दिया पोलर न्यूक्लियाई, तो चलो हम लोग भी मान लेते हैं दिस वन इज द पोलर न्यूक्लियाई। लोकेशन के बेसिस पे नाम नहीं है। इस न्यूक्लियस को किस नाम से बुलाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ये एग है, उसके दोनों साइड पे क्या है? सिनर्जिड्स, और वो 3 एंटीपोडल सेल है। अभी कुछ हुई थी, एंट्री हुई थी, किसकी एंट्री हुई थी? एंट्री हुई थी पॉलन ट्यूब की। ये पॉलन ट्यूब आ करके यहाँ पे एंटर किया। अब देखना यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है, तीनों के अंदर क्रोमोसोम क्या है? हैप्लॉइड हैप्लॉइड होगा। लेकिन याद रखना कि जो आगे चल रहा है ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है, और उसके पीछे जो 2 हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड मेल न्यूक्लियाई। अब क्या होगा? ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले एंट्री मारेगा, और एंट्री जो मारेगा, एंट्री का साइड डिसाइड है, ठीक है। और ये साइड क्या है? तो सर ऊपर वाले से एंट्री नहीं किया, नीचे वाले से एंट्री किया, तो नीचे वाले का नाम क्या होगा यहाँ पे? इसको हम लोग कहते हैं गाइस माइक्रोपाइलर एंड, और इधर नीचे वाले को कहते हैं चैलेजल एल। पॉलन ट्यूब जो इंटर करता है वो किधर से इंटर करता है? माइक्रोपाइलर साइड से नहीं बल्कि चैलेजल साइड से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 2 इंटीग्यूमेंट्स के बीच में इसे जगह दिया गया है, ठीक है। उसी जगह से ये एंट्री लेता है। कौन से साइड से? चैलेजल साइड से। अब जैसे ये चैलेजल साइड से एंटर किया, अब इसके पास 3 न्यूक्लियस है अभी भी। कौन कौन सा? एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस जो आगे आगे चल रहा था, और पीछे 2 मेल न्यूक्लियाई जो माइटोसिस सेल डिवीजन करके 2 हो चुका है। अब इसमें एक मेल न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? सिनर्जिड्स के साथ। सिनर्जिड्स एक हैप्लॉइड सेल है, लेकिन जैसे फर्टिलाइज करेगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते हैं, फ्यूज कह सकते हैं। दिस इज नॉट अ फर्टिलाइजेशन, दैट इज अ फ्यूजन। फ्यूजन किसके किसके बीच में हुआ? वेजिटेटिव सेल के बीच में, और कौन से सेल के बीच में? सिनर्जिड सेल के बीच में। जैसे फ्यूजन हुआ, दोनों क्या हो जाएगा? लाइसिस कर जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो गया। क्यों डिस्ट्रॉयड हुआ? ताकि यहाँ से रास्ता बन जाए किसके पास? फर्टिलाइज करने के लिए एग के पास। एग जो घिरा होता है वो सिनर्जिड से घिरा होता है, सिनर्जिड अब डिस्ट्रॉयड, अब एग से आगे फर्टिलाइज कर सकता है। कौन? मेल न्यूक्लियाई। ये मेल न्यूक्लियाई आएगा और इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। किसके साथ? दिस वन इज अ एग, और इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन जो होगा, इस फर्टिलाइजेशन को बाय नेम हम लोग बुलाएंगे सिंगैमी। क्या बोलेंगे? सिंगैमी। और याद रखना कि यहाँ पर मेल न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम था हैप्लॉइड, और एग के पास भी क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के क्या कर देगा? एन कंप्लीट कर देगा 2n। ये 2n जो है ये डेवलप्ड करेगा सीड्स को। किसको डेवलप करेगा? सीड्स को। और सीड्स को ही आप बाय नेम बुलाते हो एम्ब्रियो, ठीक है। तो सर एक बार फर्टिलाइजेशन तो समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो सिंगैमी आपको दिख रहा है यही फर्टिलाइजेशन है। तो सर आप डबल फर्टिलाइजेशन बता रहे हो, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन करके दिखाओ। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये दिखा आपको, एक और फर्टिलाइजेशन मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे हो रहा। चलो एक तो यहाँ चला गया, एक अभी मेल न्यूक्लियाई बचा हुआ। वो मेल न्यूक्लियाई इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद ये ऑफर सीमित समय के लिए, मतलब किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? ये फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब देखना पोलर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस का बना हुआ है, एन तो है लेकिन वो फ्यूज नहीं किया हुआ, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, एन, और यहाँ से मेल न्यूक्लियाई गया और तीनों का फ्यूजन हो गया, तो एन मिल करके क्या बन जाता है? 3n।
और ये 3n के बेसिस पे इसे हम लोग कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन नहीं कहोगे अभी फिलहाल, अभी आप बाय नेम इसको याद रखोगे, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, सिंगेमी। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ जिसे आप सिंगेमी कह रहे हो, और दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों को मिला करके क्या कहोगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सर यहाँ तक तो बात समझ में आएगी कि यार डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सीड का डेवलपमेंट करेगा, वो क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। तो जो ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन होगा गाइस, वो ट्रिपल फ्यूजन एक्चुअल में डेवलप्ड करेगा एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड लाइडेंट टिश्यूज होते हैं। वो फूड लाइडेंट टिश्यूज का काम क्या है, ध्यान देना, दिस वन इज अ सीड। अभी तो ये फर्टिलाइज हुआ ना, कंप्लीट एक सेल बना, एक सेल 2 सेल में बनेगा, 2 सेल 4 सेल में, 4 सेल 8 सेल में, 8 सेल 16, मतलब मल्टीप्लाई जानते हो। तो इस तरह से जो ग्रोथ होगा सेल का, तो सेल हैव नीड न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा, ये न्यूट्रिएंट इसको सप्लाई करेगा क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन करने के बाद डेवलप्ड करता है, और डेवलप्ड करने के बाद ये सेल का क्लस्टर बना दिया, और दूसरी तरफ सीड भी डेवलप्ड कर रहा। तो जब सीड डेवलपमेंट में आएगा और उसे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करेगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा वो कैसे सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट देने के लिए वो अपने आप को लाइसिस करेगा, मतलब खुद के सेल को डिस्ट्रॉयड करेगा। किसके सेल, एंडोस्पर्म के सेल डिस्ट्रॉयड होंगे, और उससे निकलने वाला न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंचेगा, उससे निकलने वाला न्यूट्रिएंट सिंपल पहुंचेगा किसके पास, सीड्स के पास, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो ट्रिपल फ्यूजन से आपका डेवलप्ड होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और आपको सिंपल सा जवाब देना है, एंडोस्पर्म इज अ फूड लाइडेंट टिश्यूज विच डेवलप्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। ये कैसे डेवलप किया, ट्रिपल फ्यूजन से। देन ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और मैंने क्या कहा, एम्ब्रियो का मतलब क्या, डेवलपिंग सीड हो रहा है, तो डेवलपिंग सीड को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। अब जो आपके आसपास जितने सारे सीड्स हैं, उस सीड्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो 2 पार्ट में। टाइप ऑफ सीड्स में मैं बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं कर सकता। तो सर ये परसिस्टेंस क्या है, मतलब किसी में एंडोस्पर्म बनेगा, किसी में एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, नहीं। जो प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन कर रहा है उस प्लांट में एंडोस्पर्म तो बनेंगे, लेकिन ये एंडोस्पर्म रहेगा किसके बाद, मैच्योर होने के बाद भी ये परसिस्ट करेगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो शायद फिर से समझो आप, कि वो सीड जो मैच्योर होने के बाद भी क्या उसमें बच जाता है, बच जाता है एंडोस्पर्म। आप सपोज कर लो कि आप कहीं गए हो, खाने के लिए बैठे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हो कि खाना बर्बाद नहीं करना, तो पूरी तरह प्लेट को ख़त्म कर दोगे, दैट इज नन एल्ब्यूमिनस। मतलब एंडोस्पर्म को पूरी तरह अगर कोई सीड कंज्यूम्ड कर लेगा तो वो कहलाएगा नन एल्ब्यूमिनस। और कोई बारात में गया, उसे खाने का मन है, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, और खाएगा कुछ नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जितना खाना खाया पेट भर गया, अब बचा हुआ है। फाइनल दोनों का पेट भरा है, एक जिसने कंप्लीट प्लेट को कंप्लीट कंज्यूम्ड करके खाया, और एक वो जिसने खाया, अपना पेट भी भरा और साथ में प्लेट में भी अभी भरा पड़ा है। एंडोस्पर्म में भी वैसी बात है। एंडोस्पर्म में कुछ ऐसे सीड हैं जो मैच्योर होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं, तो इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोलेंगे आप एल्ब्यूमिनस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट इज अ एल्ब्यूमिनस सीड, ये नीट का सवाल भी है, ठीक है। कोकोनट एक एल्ब्यूमिनस सीड है, वो ऐसे कि उसमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड के बाद भी परसिस्ट करता है, ठीक है। और कौन, सर मेज। दूसरा एग्जांपल आपका है मेज। मेज में भी एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड। तो गाइज इस दोनों के बाद हमारा एग्जांपल बनता है नन एल्ब्यूमिनस का। नन एल्ब्यूमिनस कौन सा सीड है, वो सीड्स जो मैच्योर होने के बाद कंप्लीटली कंज्यूम कर ले किसको, एंडोस्पर्म को। जब तक वो मैच्योर होगा एंडोस्पर्म खत्म बिल्कुल, ठीक है, खा के एकदम प्लेट साफ। तो ऐसे वाले प्लांट को हम नन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मटर, पी। आपने पी देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह से छील करके खाया भी होगा। तो इसमें 2 क्वालिटीज़ आती है, एक जिसमें बहुत छोटा छोटा दाना होता है, बड़ा टेस्टी लगता है वो
खाने में, थोड़ा सा उसमें एक मिठास होता है, लेकिन एक बड़ा बड़ा दाना होता है, ठीक है। तो बड़े वाले दाने को भी आपने खोला होगा और छोटे वाले को भी खोला होगा। आप याद करोगे जब आप बड़े वाले दाने को खोलते हो तो उसमें किसी तरह का कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। किसमें? जो मैच्योर हो चुका है सीड, बड़ा बड़ा वाला। लेकिन वही जो छोटा छोटा है, ठीक है, उसको अगर आप ओपन करते हो तो उसमें सीड तो दिखेगा छोटा सा, लेकिन जहां पे सीड है उसके दाएं बाएं अगर आप देखोगे तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है। अब आप बात समझो, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा था कब? जब वो मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हुआ एंडोस्पर्म को कंज्यूम्ड किया और मैच्योर होने के बाद कंप्लीटली एंडोस्पर्म खत्म। तो ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो सीड हमारा दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिनस एंड सेकंड वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस। डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि पहला फर्टिलाइजेशन एक के साथ होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा जिसको आप कहोगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म हो, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेटेड टू वीडियोस। अभी मैंने माइक का इस्तेमाल किया है, ये आज मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। किसको लगा करके? माइक को लगा करके। तो इसमें आपको आवाज़ कैसी लग रही है ये हमें आप ज़रूर बताएंगे बाय अ कमेंट। मैं वेट करूँगा आपके इस कमेंट का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर से हम लोग मिलेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।